Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So under the portfolio management pathway, we have last reading left that is related to case studies for the institutional investors. ठीक है? तो अपना लास्ट रीडिंग बचा हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे वाला जो पोर्शन उसके अंदर में लास्ट रीडिंग है दैट इज रिलेटेड टू केस स्टडीज. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रीडिंग इज 99% चीज आपको पता है ऑलरेडी. ठीक है? कहाँ से पता है सर? जो भी अपने लेवल 3 में पढ़े, फॉर एग्जांपल एसेट एलोकेशन के अंदर में, डेरिवेटिव्स के अंदर में, या प्रीवियस लेवल का जो अपने को नॉलेज है उसका 99% इस रीडिंग के अंदर में यू कैन डायरेक्टली अप्लाई. परफेक्ट. तो पढ़ाने का स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है यहाँ पे? मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सिंस ये मेरा फर्स्ट क्लास होगा इस रीडिंग को लेके, तो फोकस ये नहीं रहेगा आपको कि जो ऑथर लिखा है वो बताना. रेदर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि डायरेक्टली अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. इज इट फाइन? वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस. वहां से अपने ट्राई करेंगे कि प्रीवियस लेवल का नॉलेज लगाए या अपना कॉमन सेंस लगा के उसका आंसर डिस्कस करें. चीज समझ में आ रहा है कि कैसे करने वाले हैं? तो यहाँ मैं थोड़ा सा उल्टा अप्रोच फॉलो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा अप्रोच फॉलो करता तो आपको लगता है यार था क्या इस रीडिंग के अंदर में, पहले से तो सब कुछ चीज पता ही है अपने को. अगर मैं फर्स्ट क्लास अगर आपको डायरेक्टली पढ़ाने का लेता, आपको वापस से रिकैप करवाता पुराना चीजें, तो आपको लगता है यार सब कुछ तो अपने को पता ही था. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं उल्टा अप्रोच फॉलो करें, जहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, रेदर चैप्टर एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड वहां से जो भी अपना प्रीवियस लेवल या प्रीवियस टॉपिक्स का नॉलेज है उसको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे. ऑब्वियसली वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. हाँ. और नेक्स्ट क्लास जो होगा वहां पे मैं कंक्लूड कर दूंगा इसको पढ़ा के आपको. ठीक है? तो थोड़ा सा उल्टा अप्रोच यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ. और क्यों फॉलो कर रहा हूँ, जब अभी क्लास खत्म होगा आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ये जो क्वेश्चंस है ना उसको भी अगर अपने डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो बिल्कुल सॉल्व हो पा रहा है. चलिए, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस का स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ. यप. So we have around, I guess, 16, 17 questions are there. 12 questions है. Okay. So we have 12 questions here. डेटा रीड कर रहा हूँ. Bookman is a portfolio manager at State Tech University Foundation. So he's a portfolio manager and is discussing the USD 900 million university endowment with the investment committee. आई होप कोई को भी अजीब नहीं लग रहा है यार, इन्वेस्टमेंट कमेटी का मतलब क्या है? तो एसेट एलोकेशन में क्या किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट कमेटी, इन्वेस्टमेंट स्टाफ. याद आ रहा है? तो बुकमैन कौन है सर? पोर्टफोलियो मैनेजर है. कहाँ का? सो देर इज अ यूनिवर्सिटी बाय द नेम ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी फाउंडेशन एंड दे हैव यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड. इफ यू रिमेंबर, इंस्टीट्यूशनल आईपीएस अंडर द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रीडिंग. ठीक है? तो सर उसके अंदर अपने बात करते थे सर एंडाउमेंट फंड होगा, उसका आर आर टी टी एल एल यू. तो इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इज डिस्कसिंग यूएसडी 900 मिलियन को लेके. एग्जिबिट नंबर 1 प्रेजेंट्स सिलेक्टेड डेटा ऑन द करंट यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट. तो देखते हैं करंट यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट का क्या डेटा दिया हुआ है. एसेट क्लासेस कि सर कहाँ कहाँ पे ये लोग पैसा लगा के रखा है. देखो, कैश, फिक्स्ड इनकम, पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट. देखो, इट्स लाइक लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग. कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, देन वी हैव फिक्स्ड इनकम, देन वी हैव पब्लिक इक्विटी एंड वी हैव प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एसेट्स. तो लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग हो गया. सर लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग का मतलब जहां पे आपके पास एसेट क्लास है और देखो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, हाईली लिक्विड, सेमी लिक्विड, इलिक्विड. फॉर एग्जांपल इफ यू सी, कैश 100% ऑब्वियसली हाईली लिक्विड. मतलब सर जो कैश होता है वो पूरा का पूरा क्या है? हाईली लिक्विड है. ओके. फिक्स्ड इनकम अगेन हाईली लिक्विड में, सेमी और इलिक्विड में जीरो है. पब्लिक इक्विटी पूरा 50% हाईली लिक्विड है और 50% सेमी लिक्विड है. मतलब सर ये लोग जिस स्टॉक्स में पैसा डाला है उसमें 50% हाईली लिक्विड है एंड 50% सेमी लिक्विड है. देन प्राइवेट इक्विटी 100% इलिक्विड ऑल टाइम. रियल एसेट्स के अंदर में सेमी लिक्विड 50% एंड इलिक्विड इज 50%. ठीक है? रियल एसेट्स के अंदर में रियल स्टेट, रीट्स वगैरह सब आ जाएगा. कमोडिटी. ओके. इन्वेस्टमेंट एलोकेशन देखो, ये लोग का भी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कितना है सर? 1% कैश में है, 24% फिक्स्ड इनकम, 39% पब्लिक इक्विटी, 21% प्राइवेट इक्विटी, 15% रियल एस्टेट. रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी. देखो मैं क्या करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन रीड करना दिखा रहा हूं कि कैसे रीड करना है डेटा. इज इट फाइन? रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी कहाँ पे की है? एसेट एलोकेशन. कि सर अपर लिमिट, लोअर लिमिट. कि सर अगर एस ए मान लीजिए 10% है, 10% उससे कितना डिविएट कर सकते हैं? +-5. तो लोअर लिमिट हो गया 5,
अपर लिमिट क्या हो गया 15, इज इट फाइन? और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ब्रेक करेगा तो सर अपने को क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा। डिपेंड करता है सर अपना व्यू क्या है, कि अपने को सर ओरिजिनल 10% पे लेके जाना है, या जो लोअर लिमिट है 5% के नीचे ब्रेक किया तो 5% पे आना है, या से 7-8% पे लेके जाना है। ऊपर लिमिट 15% था, उसको ब्रेक करके अगर 18-19% हो गया, 15% पे लाना है या 10% पे लाना है, डिपेंड करता है आपका व्यू क्या है सर। और ये जो एसेट एलोकेशन चेंज होता है, रेदर रीबैलेंसिंग करने का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि सर एसेट प्राइसेस हो सकता है चेंज हो गया, एसेट प्राइसेस चेंज हो गया, आपने 10% रखा था एलोकेशन, इनसे इक्विटी प्राइसेस बढ़ गया तो 10 की जगह कितना हो गया आपके पोर्टफोलियो में, इट माइट बिकम 15, 16, 17। तो सर अपने को रीबैलेंस करना पड़ रहा है, इज इट फाइन? या हो सकता है आप जानबूझ के डिविएट कर रहे हो टैक्टिकली, टू गेन दी, टू हैव दी शॉर्ट टर्म एडवांटेज। ठीक है, आपको लग रहा है कि देयर माइट बी अ पॉजिटिव मूवमेंट इन दी इक्विटी मार्केट, तो सर जो एस ए था 10%, उससे डिविएशन अलाउ है +-5, तो आप जानबूझ के 13% रख रहे हो, दैट इज एक्चुअली व्हाट, टैक्टिकल। या हो सकता है आप रीबैलेंसिंग के अंदर में भी जानबूझ के टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कर रहे हो, सर 15% ऊपर की तरफ लिमिट है, आप जानबूझ के 18-19% कर रहे हो, ऑब्वियसली इट शुड बी अलाउड बाय व्हाट, आईपीएस। सारा चीज पुराना टॉपिक्स का रिवीजन हो रहा है, कोई भी चीज नया नहीं लगा होगा यहाँ पे, लगा होगा तो फिर आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, फिर इसका मतलब प्लीज रिवाइज करिए, SAATA पूरा यहाँ पे काम आ रहा है। ओके, तो देखो रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी, सर लोअर लिमिट अपर लिमिट बैंड, तो कैश में 0 से 15% काफी बड़ा बैंड है, फिक्स इनकम में 20 to 30, 10% बीच में डिफरेंस, पब्लिक इक्विटी 30 to 40, प्राइवेट इक्विटी 20 to 25, बहुत छोटा सा बैंड है, 20 से 25, रियल स्टेट 10 से 20। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन सर वोलेटिलिटी, एनुअल वोलेटिलिटी कैश में ऑब्वियसली बहुत कम होगा, देख लो कैश तो लिक्विड है ना पूरा, तो उसका वॉलेटिलिटी विल बी वेरी लोअर, इट इज 1.5, फिक्स इनकम का 5.9, पब्लिक इक्विटी 15.4, प्राइवेट इक्विटी 27.2, रियल एसेट्स 11.7। तो एसडी किसका सबसे लोएस्ट है, कैश का, हाईएस्ट किसका है, प्राइवेट इक्विटी का। याद करने का ट्राई करते हैं एसेट एलोकेशन टॉपिक, वहां पे अपने डिस्कस करते थे कि सर इफ द वोलेटिलिटी ऑफ द एसेट क्लास इज हाई, अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो सर बैंड कितना रखे, रेंज कितना रखे, नैरो रखे या वाइडर रखे, याद करने का ट्राई करो क्या डिस्कस करते थे, कि सर अगर मान लीजिए कोई एसेट क्लास वोलेटाइल है तो जो बैंड होगा ना, बैंड सर कितना रखे, 10 है तो +-5, या 10 +-10 कितना रखे रेंज। तो वहां पे अपने डिस्कस करते थे कि सर सिंस एसेट क्लास वोलेटाइल है तो प्लीज बैंड को नैरो रखिए ना, बैंड को नैरो रखिए, क्योंकि सर अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा, बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, इज इट फाइन? प्लीज बैंड को नैरो रखिए। यहां पे लिखा हुआ है ये लोग, अगर एसेट क्लास वोलेटाइल है तो बैंड को वाइडर रखिए, बैंड को वाइडर रखिए, क्यों? क्योंकि सर अगर आप नैरो रखोगे, फॉर एग्जांपल 10% आपका SAA है, +-5% करोगे, दैट इज 5% लोअर एंड अपर 15, तो सर ये सिंस ये एसेट क्लास वोलेटाइल है तो 5 और 15 को ब्रेक करके बहुत जल्दी ऊपर नीचे जा सकता है, तो अपने को रीबैलेंस करना पड़ेगा जल्दी, एंड सर रीबैलेंसिंग हैज अ कॉस्ट, रीबैलेंसिंग हैज व्हाट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रीबैलेंस करने के लिए। तो प्लीज अगर एसेट क्लास वोलेटाइल है तो आप नैरो इंटरवल मत रखिए, वाइडर इंटरवल रखिए। वाइडर इंटरवल रखने से फायदा क्या होता है कि सर बार बार रीबैलेंस नहीं करना पड़ेगा, एंड इट विल सेव व्हाट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चीज समझ में आ रहा है? वापस से रिकैप करा दे रहा हूँ सर, एसेट एलोकेशन में बात करते थे, इफ एसेट क्लास इज वोलेटाइल प्लीज कीप नैरो इंटरवल, नैरो बैंड। यहाँ पे बोल रहा है कि सर इफ एसेट क्लास इज वोलेटाइल प्लीज कीप वाइडर इंटरवल, क्यों? क्योंकि सर अगर आप नैरो रखोगे तो ऑब्वियसली सर सिंस एसेट क्लास वोलेटाइल है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ब्रेक करके ऊपर या नीचे चला जाएगा, एंड फॉर द रीबैलेंसिंग वी हैव टू इनकर व्हाट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टू सेव ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेट्स कीप द वाइडर इंटरवल, इज इट फाइन? तो ये वाला चीज यहाँ पे आपको नया मिला, लिखना है तो यू कैन राइट, लिख सकते हो ये वाला चीज कि क्या नया पोर्शन मिला आपको यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कैश 0 से 15% है, विच इज लेस वॉलेटाइल, और यहाँ पे बैंड बहुत वाइडर रखे हैं, 0 से 15, वोलेटिलिटी देख लो ऑब्वियसली बहुत कम है। वेयर एज प्राइवेट इक्विटी में इफ यू सी 27.2 है, बट बैंड बहुत लोअर है, लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 25, तो बैंड इज वेरी नैरो। अपने को क्या करना चाहिए था, इसको वाइडर करना चाहिए था प्राइवेट इक्विटी को। वेयर एज कैश को क्या करना चाहिए, नैरो, क्योंकि कैश क्या लेस वोलेटाइल है ना, तो ऑब्वियसली बैंड को ब्रेक करेगा नहीं। The University Endowment Committee is performing its quarterly assessment and request that bookman review the rebalancing band policy. बुरा प्लीज रिव्यू करिए, ये जो बैंड पॉलिसी है उसको रिव्यू करिए। आइडेंटिफाई विच एसेट क्लासेस बुकमैन मोस्ट लाइकली टू नोट एज इन नीड ऑफ रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी एडजस्टमेंट। बोला कि सर कौन सा एसेट क्लासेस के लिए इसको
जो रीबैलेंसिंग रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे देखो लिखा है कैश, फिक्स्ड इनकम, पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, रियल एसेट्स। किसका करना पड़ेगा सर? कैश का एंड प्राइवेट इक्विटी का। लिखना कैसे है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आंसर। फर्स्ट, सिंस rebalancing for the volatile asset classes, for the volatile asset classes, rebalancing band policy should be what? Wider to save transaction cost. For the liquid asset classes like cash, it should have narrow rebalancing band policy. It should have narrow rebalancing band policy. Hence, for cash, the rebalancing band policy should be lower. And for the private equity, the rebalancing band policy should be what? Wider. That's it. खत्म हो गया, यही आंसर लिखना है आपको। और देखो मैंने कोई भी हाईफाई इंग्लिश नहीं बोला यहाँ पे, सारा चीज यहीं से उठाया है। रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी की टर्म, वोलेटिलिटी की टर्म, वाइडर और नैरो वो तो आपको एसेट एलोकेशन से पता है, बट उसका उल्टा लिखना है। उसका उल्टा लिखना है यहाँ पे प्लीज। यहाँ पे ये वाला चीज एक्सेप्शन था, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश डैश लोअर रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी, प्राइवेट इक्विटी डैश हायर रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी बिकॉज ऑफ हायर वोलेटिलिटी। जस्टिफाई करने बोला, जस्टिफाई अपने कर दिए। तो आपको रीबैंड पॉलिसी, रीबैलेंसिंग बैंड पॉलिसी वर्सेस एसडी के साथ लिंक करना था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। The investment committee also asks Bookman to investigate whether the endowment should increase its allocation to illiquid investments। बोला सर इन्वेस्टमेंट कमिटी पूछ रहा है, बुकमैन, बुकमैन कौन था? पोर्टफोलियो मैनेजर ना? या इन्वेस्टमेंट कमिटी पूछ रहा है कि टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करो वेदर एंडाउमेंट शुड इंक्रीज इट्स एलोकेशन टू इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। इलिक्विड क्या हो गया यहाँ पे सर? प्राइवेट रियल स्टेट्स, रियल एसेट्स, प्राइवेट एंड रियल एसेट्स। सर इलिक्विड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या? देखो अगर आप इलिक्विड इन्वेस्टमेंट करोगे फायदा क्या होगा सर? रिटर्न बढ़ सकता है, बट आपका रिस्क भी बढ़ेगा, बट आपका रिस्क भी बढ़ेगा। सर लिक्विडिटी रिस्क बढ़ जाता है, लिक्विडिटी रिस्क बढ़ जाता है। जी समझ में आ रहा है? क्योंकि सर आप जब इन्वेस्ट करोगे दैट विल बी व्हाट? लॉन्ग टर्म। इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली यू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। और से अगर बाई चांस कोई स्ट्रेस सिनेरियो हो गया, कोई स्ट्रेस कंडीशन हो गया, फॉर एग्जांपल कोविड का 2007-8 का क्राइसिस, तो सर उस समय जो मेरा कॉलेज है एंडोमेंट को सर यूनिवर्सिटी का स्पेंडिंग नीड फुलफिल करना पड़ता है सर ड्यूरिंग कोविड या से ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। सर जो यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लोअर ट्यूशन इनरोलमेंट्स एंड ऑल। सर उस समय वो किस पे डिपेंडेंट होगा? इंडाउमेंट पे। और इंडाउमेंट अगर अपना पैसा इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में करके रखा है तो क्या सर इंडोमेंट के लिए इतना इजी है इलिक्विड इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना? और उस समय मार्केट भी खराब है, सोचो डबल प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो आपने इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में पैसा रखा है, प्लस ड्यूरिंग मार्केट क्रैश अगर आप बेचोगे भी तो भी सर अपने को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड प्राइस पे बेचना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम कि सर एक तो यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट पे डिपेंड कर रहा है ड्यूरिंग बैड टाइम्स, प्लस इंडाउमेंट भी अगर इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में अपना मेजर एलोकेशन करके रखा है तो सर सबसे पहला इलिक्विड इन्वेस्टमेंट में चलिए लिक्विडिटी प्रीमियम मिलेगा, वेरी गुड रिटर्न मिलेगा, बट सर जब जरूरत है उस समय मिलेगा क्या? उस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। Should increase its allocation to illiquid investment to take advantage of higher potential return। The endowment liquidity profile, liquidity profile क्या हो गया कि सर एसेट क्लासेस हाईली लिक्विड कितना है, सेमी लिक्विड कितना है, इलिक्विड कितना है। इज इट फाइन? तो अपने को ये चेक करना भी पड़ेगा एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर टाइमली बेसिस पे कि सर अपना जो एलोकेशन है उसमें कितना हाईली लिक्विड है, कितना सेमी लिक्विड है एंड कितना इलिक्विड है। इट बिकम्स इजी टू प्लान फॉर द लिक्विडिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द एंडाउमेंट्स लिक्विडिटी प्रोफाइल पॉलिसी स्टिपुलेट्स दैट एटलीस्ट 30% of the investment must be classified to liquid to support operating expenses। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसका? यूनिवर्सिटी का मीट करना है एंडाउमेंट को, याद है ना बेसिक्स? ओके, तो बोला कि सर आपको मिनिमम मिनिमम वेट 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए? लिक्विड के अंदर में। कि सर आपका जो टोटल एसेट्स है उसमें से पोर्टफोलियो का 30% मिनिमम वेट किसमें करना चाहिए? लिक्विड में। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीट करना है। नो मोर देन 40% शुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट? इलिक्विड। तो ये बोला मैक्सिमम वेट इलिक्विड में कितना होना चाहिए? 40%। मिनिमम वेट लिक्विड में कितना होना चाहिए? 30। मैक्सिमम वेट इलिक्विड में कितना होना चाहिए? 40। चीज समझ में आ रहा है? अरे यार जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये फॉर्मली बताऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो कॉमन सेंस वाला चीज है कि सर लिक्विड के अंदर में तो अपने यही बोलेंगे ना मिनिमम कितना होना चाहिए सर? मिनिमम 30% होना चाहिए। क्या उससे ज्यादा हो सकता है? यस, बट इन लिक्विड में ज्यादा नहीं रखेंगे। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 40। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर इन लिक्विड में मैक्सिमम वेट डिफाइन होगा, वेर एज लिक्विड के अंदर में मिनिमम वेट डिफाइन होगा।
बुकमैन डिसाइड्स टू परफॉर्म अ बॉटम अप लिक्विडिटी। सर बॉटम अप लिक्विडिटी फॉलो कर रहा है एनालिसिस टू रिस्पॉन्ड टू द कमिटी। बॉटम अप लिक्विडिटी एनालिसिस का मतलब सर ही विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट कैश में कितना एलोकेट किए हुए अपने, ठीक है, और उसका मतलब कैश इन द सेंस लिक्विड के अंदर में कितना वेट है, एंड इलिक्विड के अंदर में कितना वेट है, एंड जो ये वेट्स है, ये जो वेट्स असाइन किया हुआ है यहाँ पे टारगेट, क्या इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ बुकमैन एनालिसिस एंड द कंक्लूजंस ही विल ड्रॉ फ्रॉम इट। चलो, तो याद रखना लिक्विड के अंदर में मिनिमम 30 रखना है एंड इलिक्विड में मैक्सिमम 40 रखना है। चेक करें कि सर एज पर द लिक्विडिटी प्रोफाइल रखा है कि नहीं रखा है, चेक करो। सर कैश में एलोकेशन 1% एंड हाईली लिक्विड 100%, तो 1% इंटू 100% विल बी 1%। फिक्स्ड इनकम इज हाईली लिक्विड 24% इंटू 100%, तो सर कितना हो गया ये 100 इंटू 24 तो 1 + 24 25%। नेक्स्ट, पब्लिक इक्विटी में भी सर हाईली लिक्विड 50% है, तो 39% का 50% कितना होगा, 39 × 0.5, 19.5, 19.5 प्लस 25, 1 + 24 + 25 कितना आ रहा है 44.5। कैसे किए सर, 1% इंटू 100, 24% इंटू 100, 39% इंटू 0.5। क्या फाइंड आउट करना है सर, कितना हाईली लिक्विड में है, तो मेरा आ रहा है 44.5। क्या सर ये 30% वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है, यस, क्योंकि मिनिमम बोला था 30 होना चाहिए, है कितना 44.5। ओके, नेक्स्ट, प्राइवेट इक्विटी 21, 21 एंड ऑब्वियसली इलिक्विड 100 है, तो 21% का 100 कितना होगा 21%। रियल एसेट्स इलिक्विड कितना है 50, तो 15 इंटू 0.5 17, सॉरी 7.5, तो 21 प्लस 7.5 कितना 28.5, 28.5 है करंट इलिक्विड में। सर मैक्सिमम कितना अलाउड था 40, तो क्या सर विद इन टॉलरेंस लिमिट है कि नहीं, बिल्कुल है। विद इन टॉलरेंस लिमिट है कि नहीं, बिल्कुल है। इज इट फाइन। आपको मैक्सिमम कितना अलाउड है 28 पॉइंट, मैक्सिमम कितना अलाउड है 40, आपका करंट है कितना 28.5, तो सर कितना और इंक्रीज कर सकते हैं 40 माइनस 28.5, 40 माइनस 28.5 कितना आएगा 11.5। सर ये 11.5 इन लिक्विड में कैसे इंक्रीज करेंगे, बाई सेलिंग सम ऑफ द लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। कि सर लिक्विड तो 44.5 है ना, उसमें से 11.5 सेल करके आप किसमें लगा सकते हो, इलिक्विड में। क्यों, रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, रिटर्न इंक्रीज करना है। एंड वी नो सर रिटर्न कैसे इंक्रीज होगा, लिक्विड इन्वेस्टमेंट से निकाल के कुछ पैसा इलिक्विड में लगा दीजिए, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। एंड वो कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि 44.5 लिक्विड में है, 28.5 इलिक्विड में है, तो 11.5 आप निकाल के इलिक्विड में यू कैन इन्वेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ बुकमैन एनालिसिस एंड द कंक्लूजंस ही विल ड्रॉ फ्रॉम इट। आपको कैसे लिखना है, यू कैन राइट से करंट लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, करंट लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स allocation is 44.5, current illiquid investment allocation is 28.5, which is both under the tolerance limit of at least 30% and maximum 40%. Hence, we can draw some of the allocation, we can draw some of the investment allocation from the liquid to illiquid investments to maximize what return. That's it. आई होप कोई को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। की टर्म्स क्या था कि सर लिक्विड, की टर्म्स क्या था illiquid, maintaining maximum and minimum weights and transferring some of the allocation from liquid to illiquid to maximize what return. It's very easy. आगे बढ़ रहा हूँ। Powers is a I think this was question number 1 से 2. Okay, so ये question number 1 से 2 हो गया। Next, Powers is a senior investment analyst at Broadley University Foundation and works for the University Endowment. Again, so ये कौन है Power? Senior investment analyst है and he is working for what? University Endowment. Powers is preparing a recommendation to allocate more funds into illiquid investments. Again, illiquid में जाना चाह रहा है क्योंकि सर अपने को पता है यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट का क्या होता है, परपीचुअल लाइफ होता है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन। हेंस दे कैन टेक एक्सपोजर इनटू व्हाट illiquid investments। बेसिक नहीं भूलना अपने को जो सीखे हुए। allocate more funds into illiquid investments for a high potential return, for a high potential return, and is discussing the rationale with junior analyst Heard. Heard makes the following statement to Powers. क्या बोल रहा है कि Power is making a recommendation to allocate more funds into illiquid for a higher potential return. Yes, and is discussing the rationale. अच्छा, लॉजिक बता रहा है उसको कि illiquid में क्यों करें, अपना जूनियर को बता रहा है। जूनियर, which is Heard, makes the following statement to Powers. Statement number 1: the endowment should shift funds into private equity and real estate.
बोले सर प्राइवेट इक्विटी एंड रियल स्टेट में पैसा को शिफ्ट करो, स्पेशली विद इन दिस एसेट क्लासेस द इंडाउमेंट शुड टारगेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यू आर इन्वेस्टिंग इनटू प्राइवेट इक्विटी एंड रियल स्टेट, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म। एंड लिक्विडिटी प्रीमियम इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट होराइजन। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म है तो सर लिक्विडिटी प्रीमियम ज्यादा होगा, तो यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया। बोला ही शुड टारगेट शॉर्ट टर्म investment. This investment tend to be most illiquid and offer the highest liquidity premium. Yes, because the liquidity premium is positively related to what? Investment horizon. तो ये वाला गड़बड़ कर दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इट विल बी व्हाट? लॉन्ग टर्म। लेवल 1 से पता है ये चीज तो अपने को। स्टेटमेंट नंबर 2, द इंडाउमेंट शुड कंसिडर लो लिक्विडिटी public equity investments because they are shown to be close substitute for private equity and real estate investments in terms of liquidity premium। सर मतलब नहीं समझ में आया, सुनना ठीक से। बोल रहा है कि सर टू जनरेट लिक्विडिटी प्रीमियम, कि सर मान लीजिए अपने कोई स्टॉक में पैसा लगाए या कोई एसेट क्लास में पैसा लगाए जिससे मेरे को रिटर्न मिला 10%, से इक्विटी एसेट क्लास में पैसा लगाए अपने जिसमें मेरे को मिला 10%, विच इज अ बंच ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर में। सर जो S&P 500 से रिटर्न आ रहा है दैट इज से अराउंड 7%, तो सर मैंने एक्सेस कितना कमाया? 3%। बोला 3% का रीजन बता, 3% का रीजन बता। सर 3% का रीजन कैन बी मार्केट साइज, कैन बी से सॉरी कैन बी मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क। सर आई टुक मार्केट रिस्क। सेकंड, इट कैन बी ड्यू टू साइज, हो सकता है सर मेरा पोर्टफोलियो के अंदर में स्मॉल कैप स्टॉक्स होगा, सर इट कैन बी ड्यू टू साइज। इट कैन बी ड्यू टू लिक्विडिटी प्रीमियम, इट कैन बी ड्यू टू लिक्विडिटी प्रीमियम। बट सर वो 10 - 7 जो 3% है ना एक्सेस, वो आप इन लिक्विडिटी प्रीमियम के वजह से कितना कमाए, सर उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। आप स्मॉल कैप के हिसाब से बता सकते हो, मार्केट के हिसाब से बता सकते हो, बट लिक्विडिटी प्रीमियम कितना है दैट इज एक्चुअली व्हाट मोर सब्जेक्टिव। बहुत ज्यादा फोकस है ऑथर का इस रीडिंग के अंदर में कि सर लिक्विडिटी प्रीमियम निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा कोई के मन में आ रहा होगा कि सर इंडेक्स को अगर अपने रेप्लिकेट कर लिए तो क्या सर, इनफैक्ट 100% तो रेप्लिकेट करना भी मुश्किल है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो 100% रेप्लिकेट करना भी मुश्किल है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि सर 10 - 7 3% इज ड्यू टू इलिक्विडिटी प्रीमियम? चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर अपने मान ले इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, बट सर रेप्लिकेट पूरा कैसे करेंगे, उसमें तो बहुत सारा स्टॉक्स है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 50 स्टॉक्स कैसे लेंगे? इज इट फाइन? तो सर वो जो एक्सेस रिटर्न कमा रहे हैं एज कंपेयर टू बेंचमार्क, उसको इन लिक्विडिटी प्रीमियम या लिक्विडिटी प्रीमियम कोट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है द इंडाउमेंट शुड कंसिडर लो लिक्विडिटी पब्लिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दे आर शोन टू क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट। बोला सर जो पब्लिक इक्विटी है, ठीक है, बट उसका लिक्विडिटी कम है, डेली वॉल्यूम, एवरेज डेली वॉल्यूम कम है उसका, तो सर उसको एज अ क्लोज सब्सटीट्यूट मान ले प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी प्रीमियम? रॉन्ग, नहीं मान सकते हो, क्योंकि सर लिक्विडिटी प्रीमियम निकालना क्या बहुत टीडियस टास्क है कि सर कैसे निकालेंगे लिक्विडिटी प्रीमियम। इज इट फाइन? तो ये गड़बड़ है। इट शुड नॉट कंसिडर लो लिक्विडिटी पब्लिक इक्विटी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द प्राइवेट इक्विटी एंड रियल स्टेट। तो यहाँ पे क्या पूछा है? डिटरमाइन वेदर हर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दोनों इनकरेक्ट है फिर तो यहाँ पे होगा आपका ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो पहला का रिस्पॉन्स क्या होगा कि ऑल्टाई विच इज योर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, किसमें किसमें किया था ये लोग? प्राइवेट इक्विटी एंड रियल स्टेट के अंदर में वी हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, नॉट द शॉर्ट टर्म। और सेकंड, it will be difficult to find out the liquidity premium and the low liquid public equity cannot be treated as a close substitute of the private equity and the real estate investments. The portfolio manager to also evaluate the liquidity profiling on a timely basis। जो लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग है ना उसको भी उसको ये टाइमली बेसिस पे इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा कि सर कितना हाईली लिक्विड है, कितना सेमी लिक्विड है, कितना इलिक्विड है, टू मैनेज द रिस्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, डिक्सन CFA a portfolio manager with Langhorne advisor। तो डिक्सन कौन है? पोर्टफोलियो मैनेजर है, ओके, with Langhorne advisor has just completed the RFP for the academic foundation। RFP is request for proposal। for example, सर मान लीजिए there is a यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी का इंडाउमेंट है, तो सर वो इंडाउमेंट को मैनेज करने के लिए सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इन्वेस्टमेंट कमेटी का, सर वो लोग पोर्टफोलियो मैनेजर्स हायर करेंगे। तो सर बेस्ट से बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए वो लोग एक टेंडर, एक फॉर्म फ्लोट करवा दिया, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर्म
एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लोट करवा दिया मार्केट के अंदर में, जिससे सर जो इंडोमेंट है वो अपना नीड बता देगा। एंड सर जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, पोटेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, उसको अपना डिटेल्स उसमें फिल करना पड़ेगा। आपने कितना रिटर्न जनरेट किया पास्ट में, कैसे किया, आपका स्टाइल क्या है, आपका फीस क्या है, आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, वो सब सारा डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। इट्स लाइक टेंडर ऑफर आया सर, उसको अपने को भरना पड़ेगा। एंड वो जो टेंडर ऑफर है वो तो काफी जन भरेंगे, एंड उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, एंड अकॉर्डिंगली द पोर्टफोलियो मैनेजर विल गेट व्हाट हायर्ड। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो बोल रहा है कि ये पोर्टफोलियो मैनेजर ने अभी जस्ट आरएफपी फिल किया है, किसका? एकेडमिक फाउंडेशन फाउंडेशन का, $20 million फिक्स्ड इनकम मैंडेट। तो दी एसेट क्लास विल बी फिक्स्ड इनकम। इन द परफॉर्मेंस सेक्शन ऑफ द आरएफपी, परफॉर्मेंस सेक्शन आपको भरना है ना, हम कैसे आपने परफॉर्म किया, कितना परफॉर्म किया। इन द परफॉर्मेंस सेक्शन ऑफ द आरएफपी, डिक्सन इंडिकेटेड दैट Langhorne is a member firm of the CFA Institute and has prepared and presented his performance report in compliance with GIPS। गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। आई एम अ CFA चार्टर होल्डर, ठीक है, मेरा एक फर्म रन होता है से XYZ एन कंपनी। तो क्या मैं वहां पे XYZ कंपनी को एडवर्टाइज कर सकता हूँ कि सर जो मेरा फर्म है वो गिप्स कंप्लाई करता है? या जो स्टैंडर्ड है वो किस पे अप्लाई होता है? इंडिविजुअल पे। स्टैंडर्ड्स आर अप्लाइड ऑन व्हाट? इंडिविजुअल, इट इज नॉट अप्लाइड ऑन फर्म। माइंड इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन द परफॉर्मेंस सेक्शन ऑफ द आरएफपी, डिक्सन इंडिकेटेड दैट Langhorne is a member firm of the CFA Institute। गड़बड़ कर दिया। member firm of the CFA Institute, wrong। सर जो CFA Institute का स्टैंडर्ड्स है, that is applied on what? Individual, it is not applied on what? member firm। गड़बड़। and has prepared and presented its GIPS, ठीक है। GIPS तो बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है, परफॉर्मेंस कंपैरिजन। The performance report presented Langhorne fixed income composite returns on the actual net of fees basis and benchmark return net of Langhorne highest scheduled fee 1% on the first USD 5 million 0.6% thereafter। सर इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपना रिटर्न प्रेजेंट करना है अंडर द परफॉर्मेंस एक्शन। तो सर यहाँ पे बोल रहा है कि ये लोग क्या किया, अपना एक्चुअल नेट ऑफ फीस रिटर्न प्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल दे जनरेटेड 10%, सर फीस लगा 2%, तो नेट रिटर्न आपने कितना कमाया? 8%। वो बताया एक्चुअल। और सर उसको कंपेयर किससे किया? बेंचमार्क रिटर्न से। वेरी गुड किया। बट बेंचमार्क रिटर्न को सर ये लोग क्या किया, अपना जो हाईएस्ट फीस है खुद का, उसके साथ एडजस्ट कर दिया। रॉन्ग, गलत। अरे बेंचमार्क रिटर्न में कोई फीस होता है? नो। बेंचमार्क तो हाइपोथेटिकल दुनिया है, राइट। तो सर बेंचमार्क में अगर जो रिटर्न है दैट इज एक्चुअली ग्रॉस, तो सर आप भी ग्रॉस रिटर्न प्रेजेंट करिए। फॉर एग्जांपल बेंचमार्क का रिटर्न इज 8%, आप बोल रहे हो सर आपका रिटर्न इज 9%, तो सर ग्रॉस ग्रॉस बेसिस पे बताइए ना, आप क्यों नेट बेसिस पे बता रहे हो? और बेंचमार्क रिटर्न को क्या चीज से एडजस्ट कर रहे हो? अपना खुद का कोई हाइपोथेटिकल 1% का फीस? दैट इज रॉन्ग। आप प्लीज अपना रिटर्न एंड बेंचमार्क का रिटर्न दोनों को ग्रॉस प्रेजेंट करिए, सो दैट इट मेक्स सेंस। और अगर नेट प्रेजेंट कर रहे हो तो दोनों को नेट प्रेजेंट करो। बट बेंचमार्क में फिर आप नेट क्या लोगे? नेट क्या लोगे? क्योंकि बेंचमार्क का कोई फीस तो है नहीं। चीज समझ में आ रहा है? तो ये गड़बड़ कर दिया है लोग यहाँ पे। यहाँ पे पहला क्या किया, ये मेंबर फर्म जो सीएफए इंस्टीट्यूट, याद करो अपना स्टैंडर्ड 7B, रेफरेंस टू दिस सीएफए डेजिग्नेशन, सीएफए प्रोग्राम। गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। और सेकंड यहाँ पे गिप्स का कंप्लाई नहीं किया, गिप्स का। यहाँ पे नेट ऑफ फीस बताया, दैट इज फाइन। कंपोजिट रिटर्न बताया, दैट इज फाइन। बट ये बेंचमार्क रिटर्न को कोई हाइपोथेटिकल रिटर्न से, हाइपोथेटिकल फीस से एडजस्ट कर दिया, तो it is not complying with what GIPS। The report also indicated that as of the most recent quarter, the composite comprised 10 portfolios totaling $600 million of AUM। This is fine। Upon returning the completed RFP, बोला जब कंप्लीट किया आरएफपी पे, आरएफपी को कंप्लीट किया, डिक्सन थैंक्ड द फाउंडेशन सीआईओ। अच्छा रिटर्न किया कंप्लीट करके, डिक्सन थैंक्ड द फाउंडेशन सीआईओ हु इज आल्सो अ चार्टर होल्डर फॉर कंसिडरिंग लैंगॉन। कि अच्छा आपने कंसिडर तो किया, ठीक है, तो यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर। जो सीआईओ है फाउंडेशन का, ठीक है, उसका चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर को आप थैंक्स कर रहे हो टू कंसिडरिंग। डिक्सन ऑल्सो इंडिकेटेड दैट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ द मैनेजर सर्च, बोल रहा कुछ भी हो, मैं सिलेक्ट हूं कि नहीं हूं, ही वुड लाइक टू हैव द सीआईओ एंड द फाउंडेशन प्रेसिडेंट join him on Langorne's corporate jet to spend a day at an exclusive California golf club where the firm maintains a corporate membership। पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। पोर्टफोलियो मैनेजर बोल रहा है थैंक यू, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, आरएफपी मैंने फिल किया। उसके साथ क्या प्रपोजल कर रहा है उसको, कि जो फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, ठीक है,
फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है एंड CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, he would like to sorry he would like to have the CIO, हाँ CIO and the foundation president join him, उसको ज्वाइन करिए क्या चीज पे, कॉर्पोरेट जेट पे, कहीं जा रहा होगा गोल्फ क्लब के लिए। इज इट फाइन? तो ये तो पूरा इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी का धज्जी उड़ा रहा है। इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या था, 1B, इफ यू रिमेंबर। एथिक्स का यहाँ पे काम आएगा प्लीज, हाँ ऐसा नहीं हो कि सर एथिक्स याद नहीं है, स्टैंडर्ड्स लेवल 1 से पढ़ रहे हैं। इज इट फाइन? तो इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पे कंप्लाई हो रहा है। सर अगर ये ज्वाइन करता है, जो इसका CIO है एंड कौन है प्रेसिडेंट जो है, वो अगर ज्वाइन करता तब गड़बड़ है, और CIO तो चार्टर होल्डर है। इज इट फाइन? गड़बड़ हो गया यहाँ पे इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। आइडेंटिफाई द एथिकल कंसर्न्स पोस्ड बाय डिक्सन एक्शंस एंड कंडक्ट। तो सर 3 वायलेशन है, कौन कौन सा? फर्स्ट इज रेफरेंस टू दी CFA इंस्टीट्यूट डेजिग्नेशन एंड प्रोग्राम, बिकॉज सर वो बोल रहा है कि मेंबर मेंबर फर्म पे इज ट्राइंग टू लिंक, दैट इज रॉन्ग। द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑन व्हाट is applicable on individual. Second is with respect to the गिप्स का नॉन कंप्लाइंट, कि सर यहाँ पे ये नेट ऑफ फीस बता रहा है, दैट इज फाइन, बट बेंचमार्क रिटर्न को हिज नेटिंग ऑफ। तो सर आइडियली क्या करना चाहिए, ग्रॉस रिटर्न प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इन इट्स क्वार्टरली पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस रिव्यू क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। याद करना, जो अपने लेवल 1 में डिस्कस करते थे। तो परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर का। द इन्वेस्टमेंट टीम फॉर द परलैंड्रा यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट आइडेंटिफाइड अ tactical allocation opportunity in international developed equities. Okay, would I say, sir, this endowment actually found a TAA, which is obviously temporary, with respect to the international developed equities. The team also decided to implement a passive 1% overweight USD 5 million notional value position in the asset class. Buda sir, they want to implement a passive 1% overweight. 1% overweight करेंगे, ठीक है? किसको? इंटरनेशनल डेवलप्ड इक्विटी को, जिसका नोशनल वैल्यू कितना है? 5 मिलियन, 50 लाख। Implementation will occur by using either an MISC EAFE index ETF in the cash market or the equivalent futures contract in the derivative market. तो यहाँ पे बता रहा है कि सर आप जो रीबैलेंस करते हो या अपना एलोकेशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, फॉर एग्जाम्पल सर इक्विटी में टारगेट वाज 10%, सर 10 नहीं मेरे को 15 करना, क्योंकि मेरे को लगता है इक्विटी मार्केट बढ़ेगा। तो सर एक काम कर सकते हैं, क्या तो मैं इंडेक्स फ्यूचर्स बाई कर लूं, S&P 500 का फ्यूचर्स बाई कर लूं, या ETF बाई कर लूं? ETF बाई कर लूं सर, ETF बाई करेंगे तो पूरा पैसा जाएगा, फ्यूचर्स बाई करेंगे तो ओनली इनिशियल मार्जिन जाएगा। इज इट फाइन? सर फ्यूचर्स आर मोर लिक्विड, इट गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी, आप जल्दी से स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। इन केस ऑफ ETF बाई करोगे तो सर पूरा पैसा जाएगा, पूरा पैसा जाएगा। इज इट फाइन? तो ETF के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर कैश मार्केट के अंदर में अगर अपने ETF बाई करेंगे तो सर अपना पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, वेयर एज फ्यूचर्स बाई करेंगे तो सिर्फ अपना इनिशियल मार्जिन जाएगा। बट फ्यूचर्स में प्रॉब्लम क्या है सर? M2M, मार्क टू मार्केट होता है डेली, तो सर वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो ETF के अंदर में देयर विल बी कैश ड्रैग, ETF के अंदर में देयर विल बी कैश ड्रैग, आपको कुछ पैसा लिक्विड से 2% ऑफ द पोर्टफोलियो इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ेगा, क्योंकि सर कभी भी जो इन्वेस्टर्स है वो आके रिडेम्पशन के लिए खड़े हो गए तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा उस समय ETF को बेचना। इज इट फाइन? ऑल द ETFs आर लिक्विड, बट अगर देर इज अ स्ट्रेस सिनेरियो, देर इज अ स्ट्रेस मार्केट कंडीशंस, तो सर उस समय ऐसे भी मार्केट का कंडीशंस खराब है और सर उसको बेचना और मुश्किल हो जाएगा। दैट इज वाई ETF के अंदर में दी मैनेजर्स विल कीप से 2% 3% एज एन कैश रिजर्व। तो सर देयर विल बी कैश ड्रैग। सर कैश ड्रैग का मतलब क्या था, याद करने का ट्राई करो। डेरिवेटिव कि सर जो 2% है ना, जो अपने कैश के फॉर्म में रखेंगे, तो सर वो तो बहुत ज्यादा लिक्विड है, उस पर अपने को हो सकता है 1% 2% का ही रिटर्न मिलेगा। अल्टीमेटली जो अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो कम हो जाएगा, जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो कम हो जाएगा। दैट इज द कैश ड्रैग। तो ये सब सारा चीज अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट देखो क्वेश्चंस के थ्रू कितना इजीली अपने डिस्कस कर पा रहे हैं। इज इट फाइन? क्योंकि वहां पे जब मैं आपको ओरिजिनल डिस्कशन करूंगा तो यहाँ पे मतलब सिंस यहाँ पे अपने टाइम इन्वेस्ट करें तो ओरिजिनल डिस्कशन में उसको कर्टेल कर लेंगे कि सर क्या डिफरेंस है डेरिवेटिव का पोजीशन लेते हैं वर्सेस कैश मार्केट में पोजीशन लेते हैं। सर कैश मार्केट में पूरा कैपिटल जाता है, पूरा कैपिटल जाता है, प्लस कैश ड्रैग होता है, प्लस कैश ड्रैग होता है। ऑल्सो अगर आप बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर रहे हो तो सर बेंचमार्क में तो फीस नहीं है, बट ETF को बाई करोगे सेल करोगे तो फीस लगेगा।
इज इट फाइन? तो ये सब प्रॉब्लम है ईटीएफ के अंदर में। वेर एज डेरिवेटिव मार्केट के अंदर में तो सर फ्यूचर्स पे अपने वी कैन टेक पोजीशन, इनिशियल मार्जिन लगता है, बट सर एम टू एम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होता है, बट एमटीएम का प्रॉब्लम है। इज इट फाइन? फ्यूचर्स के अंदर में तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो सर अपने जो यहाँ पे 1% ओवरवेट करेंगे, बोल रहा क्या तो ईटीएफ से कर सकते हैं इन द कैश मार्केट, या इक्विवेलेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं। आई होप पूरा माइंड ओपन हो गया होगा आपका। The team determined that the unlevered cost of implementation is 27 basis point in the cash market and 32 basis point in the derivative market. सर ये cost of implementation unlevered क्या हुआ? लेवरेज कॉस्ट का बात नहीं कर रहा, बोल रहा कि सर 27 बेसिस पॉइंट हो सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? ट्रांजैक्शन फीस लगेगा ना, बाई सेल का कमीशन, 27 बेसिस पॉइंट उसका है। एंड फ्यूचर्स के अंदर में 32 बेसिस पॉइंट है अनलीवर्ड कॉस्ट। रोल ओवर कॉस्ट लगता है फ्यूचर्स के अंदर में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, तो सर वो मिला के 32 बेसिस पॉइंट है। दिस मॉडेस्ट कॉस्ट डिफरेंशियल, थोड़ा सा डिफरेंस है 5 बेसिस पॉइंट का। दिस मॉडेस्ट कॉस्ट डिफरेंशियल prompted a comparison of cost on a levered basis to preserve liquidity for upcoming capital commitment in the fund alternative investments। आई होप आप समझ गए। अपकमिंग कैपिटल कमिटमेंट है तो सर कैश रखिए, कैश ड्रैग जो मैंने बोला था फॉर एसेट क्लासेस। फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस द टीम्स assumptions are as follows: investment policy compliant at 3 times leverage। 3 times leverage मतलब क्या हो गया? assets to equity will be 3 times। assets to equity will be what? 3 times। तो सर अगर इक्विटी आपका $1 है तो आपका एसेट कितना हो गया? $3। तो सर लेवरेज डेट कितना हो गया? $2। इट्स वेरी इजी। अरे 3 टाइम्स लेवरेज है तो एसेट्स बाई इक्विटी 3 टाइम्स, तो इक्विटी $1 है तो एसेट्स कितना हो गया? $3। तो अगर एसेट्स $3 है, इक्विटी $1 है, तो सर आपका लेवरेज, आपका डेट कितना है? $2। तो सर रेशियो कितना हो गया? रेशियो, लेवरेज का रेशियो कितना हो गया? सर डेट बाई इक्विटी दैट विल बी, सॉरी, डेट बाई एसेट्स दैट विल बी 2/3। कितना आएगा? 2/3, 66.67%। 66.67% आपने बोरो किया, रिमेनिंग 33.33% आपका खुद का है। इट्स वेरी इजी। तो सर 3 टाइम्स मेरा एसेट है, इक्विटी $1 है, तो 1/3 इज 33.33 आपका खुद का पैसा, रिमेनिंग 66.67% इज व्हाट? बोरोड मनी। Investment policy compliant at 3 times leverage. Investment horizon is 1 year. 3 months market reference rate is 1.8%. ETF borrowing cost of 3 months MRR plus 35 basis point। सर ऑब्वियसली पूरा पैसा जाएगा, तो सर पूरा पैसा का भी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, हो सकता है बोरो कर रहे हैं। तो सर ईटीएफ में जो पैसा जा रहा है उसका बोरिंग कॉस्ट कितना है? 1.8% प्लस 0.35%। वेरे सर फ्यूचर्स में भी मार्जिन देना पड़ेगा, तो सर मार्जिन का भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या हो सकता है बोरो कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना? 1.8%। Recommend the most cost effective strategy. Justify your response with calculation of the total levered cost of for each implementation option। क्या बता रहा है कि सर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन सा होगा? कैश मार्केट वाला या फ्यूचर्स वाला? ठीक है सर, जिसमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा, दैट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। एंड टोटल कॉस्ट इज लेवर्ड कॉस्ट प्लस अनलीवर्ड कॉस्ट। अनलीवर्ड कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, लेवर्ड कॉस्ट अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे निकालना है देखो, 5 मिलियन आपका नोशनल वैल्यू है, तो सर 5 मिलियन विच इज माई एसेट वैल्यू, उसमें से सर अपना लिवर्ड कॉस्ट कितना है? 66.67। 66.67, तो 5 मिलियन इंटू 66.67 इंटू बोरिंग कॉस्ट कितना है ईटीएफ के अंदर में? 1.8 प्लस 0.35। इज इट फाइन? तो वो फाइंड आउट हो जाएगा। एब्सोल्यूट अमाउंट में डिवाइडेड बाय 50 कर लेंगे तो परसेंटेज वाइज पता लग जाएगा ईटीएफ का कॉस्ट। वेयर एज जो आपका फ्यूचर्स का कॉस्ट है दैट विल बी अगेन 50 मिलियन विच इज 50 लाख इंटू 66.67, उतना ही आप बोरो कर रहे हो, इंटू 1.8%। एब्सोल्यूट सेंस में पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट? 50। डिवाइडेड बाय 50, तो मेरे को फ्यूचर्स का भी कॉस्ट पता लग जाएगा। प्लीज फाइंड आउट। तो आपको करना है 50 लाख, 50 लाख इंटू 66.67, उतना ही तो बोरो कर रहे हैं ना, इंटू ईटीएफ का कितना है? 1.8 प्लस 0.35 कितना होगा? 2.15% इंटू 0.0215। अच्छा क्यों एब्सोल्यूट सेंस में क्यों लेना? 5 करो ना, डायरेक्टली 5 ले लेते हैं, ठीक है? 5 मिलियन, तो 5 इंटू 0.6667 इंटू 2.15%, तो ये आ रहा है 0.07167। मैंने क्या किया? 5 इंटू 6.6667 इंटू
1.8 प्लस 0.35, ईटीएफ का कॉस्ट पता लगा एब्सोल्यूट सेंस में 0.07167 डिवाइडेड बाई 5 मिलियन कर दो, डिवाइडेड बाई 5। तो एब्सोल्यूट सॉरी परसेंटेज पॉइंट में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है 1.43%। ये हो गया लेवर्ड कॉस्ट। प्लस ईटीएफ का कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कितना था, 27 प्लस 0.27 प्लस 0.27। तो ईटीएफ का कॉस्ट आ रहा है 1.70, ईटीएफ का कॉस्ट आ रहा है 1.70, एसटीओ वन में सेव कर रहा हूँ। सिमिलरली अपने को फ्यूचर्स का भी निकालना है। तो 5 इंटू 0.6667 इंटू 1.8% इंटू 1.8, 1.8 परसेंटेज 0.06 आ रहा है डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 1.2 लेवर्ड कॉस्ट आ रहा है। प्लस फ्यूचर्स का कितना है यहाँ पे, 0.32 प्लस 0.32, 1.52, 1.52, और उसमें कितना आ रहा था 1.7। तो सर ऑब्वियसली फ्यूचर्स आर व्हाट, डेरिवेटिव इज व्हाट, मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पे मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बोला, तो यू कैन राइट कि सर इट विल बी व्हाट एक्चुअली, डेरिवेटिव मार्केट्स। रीजन, आप कॉस्ट का टोटल अमाउंट दिखा दोगे कि सर टोटल कॉस्ट विल बी लेवर्ड कॉस्ट प्लस अनलेवर्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अंडर द ईटीएफ विल बी 1.7, वेयर एज इन केस ऑफ डेरिवेटिव इट इज 1.52। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 7। The following information relates to question number 6 to 7. Okay. Rob Smith as portfolio manager at Peltech University Foundation is responsible for the university's USD 3.5 बिलियन एंडाउमेंट। देखो एंडाउमेंट के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि ये लोग जो केस स्टडी दिया ना, मतलब ऑथर जो केस स्टडी दिया दैट इज रिलेटेड टू एंडाउमेंट, तो क्वेश्चंस भी मोटा मोटी एंडाउमेंट से ही रिलेटेड पूछ रहा है। इज इट फाइन? तो बोला ही इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर जिसका इंडाउमेंट का वैल्यू कितना है, 3.5 बिलियन, बड़ा है इंडाउमेंट। द इंडाउमेंट सपोर्ट्स द मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स, sorry, the majority of funding for the university operating budget and financial aid program, and it is invested in fixed income, public equity, private equity and real estate। याद करने का ट्राई करो। सर इंडाउमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता था, टू मीट दी स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट, ऑल्सो इंश्योर व्हाट, कि सर परचेजिंग पावर इरोड ना हो, मतलब रियल पोर्टफोलियो का वैल्यू वही रहे। इंटर जनरेशनल इक्विटी याद है, इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि सर जो रियल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है वो, रियल इंडोमेंट का वैल्यू जो है वो इरोड ना हो, एंड सर जो स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का उसको मीट कर पाओ आप। तो यहाँ पे वही बोला, दी टेक बोर्ड इज कंडक्टिंग इट्स क्वार्टरली एसएए रिव्यू, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन का रिव्यू कर रहा है। The board members note that although performance has been satisfactory, they have two concern। बोला कि सर बोर्ड मेंबर बोला कि पोर्टफोलियो मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है सेटिस्फैक्ट्री तो है, बट उसका दो कंसर्न है। क्या क्या? इंडाउमेंट रिटर्न्स हैव अंडर परफॉर्म्ड इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट ऑफ सिमिलर साइज। बोला सर ये जो इंडाउमेंट है ना, इसका जो रिटर्न है दैट हैज व्हाट अंडर परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू इंडाउमेंट ऑफ सिमिलर साइज। बेंचमार्किंग में अपने बात करते थे, याद करो इंस्टीट्यूशनल आईपीएस के अंदर में, कि सर इंडाउमेंट का परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सर एक तो इसका मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न वही होगा, एनुअल स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट प्लस रियल परचेसिंग पावर को मेंटेन करे। सर नेक्स्ट उसका बेंचमार्किंग एज कंपेयर टू अदर सिमिलर इंडोमेंट फंड। फिर अपने वहां बात करते थे कि सर सिमिलर होना चाहिए, स्टाइल सेम होना चाहिए, अदरवाइज जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है या जो मिशन है उससे ये डिविएट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ही इज एक्चुअली बेंचमार्किंग, एंड उसका जो रिटर्न है दैट हैज व्हाट अंडर परफॉर्म्ड। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैव शिफ्टेड लोअर फॉर फिक्स्ड इनकम एंड पब्लिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। बोला कि सर जो बोर्ड मेंबर है वो लोग को लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम एंड पब्लिक इक्विटी जो रिटर्न होगा आने वाले टाइम पे दैट विल बी व्हाट लोअर, हेंस उनका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। स्मिथ एट्रीब्यूट्स दिस अंडर परफॉर्मेंस, बोले जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ है उसका रीजन क्या है बता रहा है। स्मिथ एट्रीब्यूट्स दिस अंडर परफॉर्मेंस टू अ लोअर रिस्क प्रोफाइल relative to that of its peers because of a lower allocation to illiquid private equity investments। बोला रिटर्न इसीलिए कम हुआ है बिकॉज सर वो लोग का जो एलोकेशन है, ये जो एंडोमेंट है वो लोग का एलोकेशन इन दी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में कम है एज कंपेयर टू इट्स व्हाट पियर्स, एज कंपेयर टू इट्स व्हाट पियर्स। In response to the board concern, Smith proposes an increase in the allocation to private equity asset classes. His proposal uses option price theory for valuation purpose and is supported by Monte Carlo simulation। तो Monte Carlo simulation अपने को पता है लेवल 2 से, and option pricing theory for valuation purpose। Okay, ये अभी बताया नहीं है मैंने ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी क्या है। आगे पहले डेटा रीड कर रहा हूँ। सिलेक्टेड डेटा फॉर
पेलिटेक यूनिवर्सिटी इंडाउमेंट। करंट एलोकेशन, प्रपोज्ड एलोकेशन। देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न नेक्स्ट 10 ईयर में करंट एलोकेशन के हिसाब से 7.8, प्रपोज एलोकेशन 8.3। अगर आपको याद होगा सर, प्रपोज एलोकेशन में ये इलिक्विड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा रहा है, इज इट फाइन? तो देखो रिटर्न भी बढ़ रहा है, ऑल्दो फिक्स्ड इनकम एंड पब्लिक इक्विटी का रिटर्न कम हो रहा है, उसको कॉम्पनसेट कौन कर पा रहा है? प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न 13.2 से 13.9, ऑब्वियसली ही इज मूविंग फ्रॉम मोर लिक्विड से इलिक्विड। शार्प रेशियो 0.4 से 0.445। प्रोबेबिलिटी ऑफ 30% इरोजन इन परचेजिंग पावर ओवर 10 ईयर्स, कि सर क्या प्रोबेबिलिटी है दैट आपका जो परचेजिंग पावर है ना वो 30% इरोड हो जाएगा? तो करंट एलोकेशन के हिसाब से 25% प्रोबेबिलिटी है, प्रपोज एलोकेशन के हिसाब से 20% प्रोबेबिलिटी है। वेरी गुड, प्रपोज एलोकेशन में कम है। बोला कि सर परचेजिंग पावर इरोड होगा, ठीक है, 30% से, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? बोला एज पर करंट एलोकेशन 25, बट एज पर दी प्रपोज एलोकेशन 20%। इज इट फाइन? क्वेश्चन नंबर 6, discuss Smith method for estimating the increase in return expectation derived from increasing the endowment allocation to private equity। क्या बोला? डिस्कस स्मिथ का क्या मेथड है फॉर एस्टिमेटिंग द इंक्रीज इन रिटर्न, कि सर ये जो रिटर्न इंक्रीज हुआ उसका क्या एस्टिमेशन, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, डिराइव फ्रॉम इंक्रीजिंग द एंडाउमेंट एलोकेशन टू प्राइवेट इक्विटी। ओके, तो सर वो कैसे निकाला होगा? ये जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंक्रीज है ना वो कैसे निकाला होगा? सर ये तो पहला बात इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहा है, प्लस सर इसका जो प्रपोजल है इट यूजेस एक्चुअली व्हाट, ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी। सोचो, अगर आप कोई इलिक्विड इन्वेस्टमेंट बाई करते हो, इलिक्विड एसेट्स बाई करते हो, तो क्या आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट जितना उसके लिए पैसा पे करोगे? ऑब्वियसली नो। मान लीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ से लिक्विड एसेट्स इज 100 रुपीज, तो क्या आप इन लिक्विड एसेट क्लास के लिए भी 100 पे करोगे या कम पे करोगे? सर ये तो कॉमन सेंस वाला चीज है, कम पे करेंगे। सर कितना कम पे करेंगे? सर टू द एक्सटेंट ऑफ से ऑप्शन, पुट ऑप्शन का दाम। क्या बोला? पुट ऑप्शन का दाम। सर पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल, पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल, पी प्लस इज अ राइट टू सेल दी अंडरलाइंग। बट क्या सर अगर अपने पास इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है तो क्या सर ये राइट अपने आराम से इंजॉय कर पाएंगे क्या? नहीं। अरे इलिक्विड एसेट क्लास में आप क्या इजीली उसको बेच पाओगे? इलिक्विड एसेट क्लास के लिए बोल रहा हूँ, नहीं सर, डिफिकल्ट है। तो सर जो अपने बोले ना कि पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल, तो क्या सर वो राइट अपने इंजॉय कर पा रहे हैं या अपने उसको फॉरगो कर रहे हैं? सर अपने फॉरगो कर रहे हैं। तो सर अपने पुट ऑप्शन का प्राइस पे करेंगे या रिसीव करेंगे? रिसीव करेंगे। तो अगर मान लीजिए 100 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द लिक्विड एसेट्स, और मान लो सर जो पुट ऑप्शन का दाम है दैट इज 5, तो सर अपने कितना पे करेंगे? 100 - 5। 100 - 5 विल बी द प्राइस ऑफ द इलिक्विड एसेट क्लास। वापस से फॉर्मूला बोल रहा हूं कि द प्राइस ऑफ द इलिक्विड एसेट इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू और द प्राइस ऑफ द लिक्विड एसेट माइनस द प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन। सर पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा? सर जो प्राइस होगा इलिक्विड एसेट क्लास का, एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा पुट ऑप्शन का? जो इलिक्विड एसेट क्लास का प्राइस होगा। इज इट फाइन? इट्स वेरी इजी कि सर पहले लॉजिकली सोचते हैं कि इलिक्विड एसेट क्लास का सर जो एज अ बायर अपने प्राइस पे करेंगे वो कम पे करेंगे एज कंपेयर टू लिक्विड। सर कितना? द प्राइस ऑफ द liquid asset class minus put option. Sir, why put option? Because it has a right to sell and you're not enjoying that right to sell. Why not? Sir, why I am not enjoying? Because sir आप easily sell नहीं कर सकते हो, इन लिक्विड एसेट क्लास को आप इजिली सेल नहीं कर सकते हो। इज इट फाइन? ओके, तो डिस्कस मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द इंक्रीज इन रिटर्न। तो ऑब्वियसली सर कम पे करेंगे तो सर रिटर्न ज्यादा होगा, दैट इज द लॉजिक। डिस्कस टू रीजंस द इंक्रीज रिस्क प्रोफाइल इज अप्रोप्रिएट। बोल रहा है कि सर ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज हुआ ना उसका दो रीजन बताओ एंड जस्टिफाई करो। सर पहला रीजन तो ये है कि ये जो इंक्रीज्ड रिस्क ले रहा है बिकॉज सर ही इज गेटिंग हायर रिटर्न। सोचो, ऑल्दो रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम है फिक्स्ड इनकम एंड पब्लिक इक्विटी का, उसके बावजूद प्रपोज्ड एलोकेशन जब आप कर रहे हो तो सर अगर मान लो सिंपल सा बात है कि सर अगर मेरे को लग रहा है कि पब्लिक इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम का रिटर्न कम होगा बट आई वांट टू मेंटेन माय रिटर्न, तो सर मेरे को रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर कोई चीज का रिटर्न कम हो रहा है बट मेरे को अपना ओरिजिनल रिटर्न टारगेट मेंटेन करना है तो सर मेरे को एक्चुअली ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा बाय इन्वेस्टिंग इनटू इलिक्विड एसेट क्लासेस एंड दैट इज जस्टिफाइड हियर, क्योंकि सर एक्सपेक्टेड रिटर्न देखिए ना बढ़ रहा है। तो दैट इज वन रीजन। Second reason is the probability of 30% erosion in the purchasing power is actually what reduced. Is it fine? तो पहला रीजन दोगे कि since expected return has increased, so it is justified to take what? Excess risk. Second, since the probability of erosion of purchasing power is reduced in the proposed allocation, hence higher risk is justified. Is it fine? Perfect. Next.
क्वेश्चन नंबर 8 to 9। क्वेश्चन नंबर 8 to 9। Grids is a portfolio manager for Kemney University Foundation and manages the liquidity profile of the University Foundation. So is a portfolio manager किसका है सर? University Endowment का. And he manages the liquidity profile. Liquidity profile remember? सर asset classes, highly liquid, semi liquid, illiquid. सर उसको timely check करते भी रहना पड़ेगा. These this endowment supports some of the funding for the university operations. Okay, it applies the following spending policy designed to produce a 5% long-term spending rate while shielding annual distribution from fluctuations in the market value. Obviously, अगर आपको याद होगा सर अपने बात किए थे इन केस ऑफ इंडोमेंट के अंदर में कि सर जो रिटर्न रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा। तो सर वहां पे एक ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिया था और एक था आपका कि सर से आपका 5% जो कॉलेज का स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है दैट इज से 5%। अब सर 5% ऑफ व्हाट? सर 5% कैन बी इंडाउमेंट का वैल्यू से लास्ट ईयर एंड पे। बट सर लास्ट ईयर एंड पे अगर इंडाउमेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सर 5% ऑफ ज्यादा वैल्यू पे आप ज्यादा पे करोगे। सर लास्ट ईयर इंडोमेंट का वैल्यू कम है तो सर अपने 5% ऑफ कम वैल्यू पे देंगे। चीज समझ में आ रहा है? पूरा डांस हो रहा है। तो सर ऑब्वियसली अपने को ये जो स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है या स्पेंडिंग नीड है उसको इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं करना है। सर अपने को क्या करना है उसको स्मूथ करना है। स्मूथ कैसे कर सकते हैं कि सर अपने लास्ट ईयर का जो स्पेंड हुआ है, उसका भी कुछ वेट ले लेंगे, उसका भी कुछ वेट लेंगे प्लस सर जो 5% ऑफ से लास्ट ईयर का एंडिंग वैल्यू एंडोमेंट का उसका कुछ वेट लेंगे। वी विल टेक सम वेटेड एवरेज टू एंश्योर व्हाट कि सर वोलेटिलिटी रिड्यूसेस। अगर आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला तो यहाँ भी वैसा ही कुछ लिया हुआ है। देखो स्पेंडिंग फॉर करंट फिजिकल ईयर कितना स्पेंड होगा? 60% ऑफ स्पेंडिंग फॉर प्रीवियस फिजिकल ईयर से जो प्रीवियस फिजिकल ईयर में स्पेंड हुआ है उसका 60% प्लस 40% ऑफ 5% of endowment market value at the end of previous fiscal year. Perfect. It acts like a counter cyclical. It acts like a counter cyclical. सर इसका मतलब याद करवाइए ना, वहां भी बात किए थे, यहाँ भी वापस से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को लेके कि सर मान लीजिए that there is a recessionary environment. There is a recessionary environment. तो सर उस समय जो यूनिवर्सिटी है उसका ट्यूशन फीस इनरोलमेंट्स कम हो जाएगा एंड टू मीट देयर एक्सपेंसेस दे नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द एंडाउमेंट। दे नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द एंडाउमेंट एंड उस समय एंडाउमेंट का वैल्यू भी गिरा हुआ है फ्रॉम द पोर्टफोलियो रिटर्न्स। तो सर जिस समय यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और 5% ऑफ एंडाउमेंट का वैल्यू गिरा हुआ पे दे रहा है तो सर उसका नीड हो सकता है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब जिस समय यूनिवर्सिटी को नीड है इंडाउमेंट का उस समय इंडाउमेंट हो सकता है उसका स्पेंडिंग नीड फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इज इट फाइन? अगर आप सिर्फ एंडिंग वैल्यू पे लोगे, आप सिर्फ अगर एंडिंग वैल्यू पे लोगे और जिस समय इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, जिस समय यूनिवर्सिटी को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेंडिंग नीड का, मतलब स्पेंडिंग डिपेंडेंट नहीं है ऑन दी इंडाउमेंट, और उस समय इंडाउमेंट का वैल्यू बढ़ा हुआ है क्योंकि सर देयर इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो सर उस समय वो ज्यादा पैसा दे सकता है। चीज समझ में आ रहा है? सर यूनिवर्सिटी को जब पैसा ज्यादा चाहिए उस समय इंडाउमेंट का हालत खराब है और जिस समय कम चाहिए उस समय इंडाउमेंट का पोजीशन अच्छा है। उसको बोलते हैं अपने क्या कि सर ये तो पूरा वोलेटाइल सिचुएशन हो गया, एंडाउमेंट मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए वी हैव काउंटर साइक्लिकल, मतलब सर अपने प्रीवियस ईयर का भी स्पेंडिंग लेंगे एंड उस पे वेटेड एवरेज लगाएंगे। मतलब सर इट इज नॉट डांसिंग ऑन द बेसिस, दिस स्पेंडिंग इज नॉट डांसिंग ऑन द बेसिस ऑफ एंडाउमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इज इट फाइन? तो सर ये लेने से काउंटर साइक्लिकल जैसा इंपैक्ट हो जाता है कि सर जब एंडाउमेंट को, सॉरी यूनिवर्सिटी को जरूरत है देन दे विल बी एबल टू गिव दी स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट एंड जब जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली दे कैन रिड्यूस। क्योंकि सर आप सिर्फ मार्केट वैल्यू पे, एंड ऑफ द मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं हो, आप प्रीवियस ईयर का भी एक्सपेंडिचर का कुछ वेट्स लगा रहे हो। काउंटर साइक्लिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए। इज इट फाइन? काउंटर साइक्लिकल, ये जब आ रहा है फॉर्मूला तो ये आपके आंसर में आना चाहिए। दिस फॉर्मूला एक्ट्स एज ए काउंटर साइक्लिकल। Grids is considering allocating more funds to illiquid investments to capture higher potential return and is discussing this strategy with senior analyst Brodka। ठीक है, तो बोला ग्रिड्स इज कंसिडरिंग कि सर illiquid इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं जिससे लिक्विडिटी प्रीमियम जनरेट कर पाए एंड ये चीज वो अपने सीनियर एनालिस्ट से डिस्कस कर रहा है। ब्रोडका हैज थ्री रिलेटेड कंसर्न गिवन दैट हायर एलोकेशन टू इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। उसका क्या कंसर्न है? थ्री। सबसे पहला, इट रिड्यूसेस द लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ द इंडोमेंट। ऑब्वियसली सर लिक्विडिटी रिस्क हाई हो जाएगा अगर आप इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में लगाओगे इंडोमेंट में, इंडोमेंट का पैसा। इट रिड्यूसेस द लिक्विडिटी प्रोफाइल, यस, इलिक्विड में जाएगा ज्यादा।
induce drift in the portfolio risk profile in the times of market stress. Obviously, drift, again asset allocation. Okay, sir, it will increase the risk profile of the endowment during actually what market stress, or alter the endowment's overall risk profile. Yes sir, उसका overall risk profile क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, risk increase हो जाएगा. Assessing his concern, ब्रोड का performs a stress test. सर स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या हो गया कि सर अगर 2007-8 जैसा क्राइसिस या कोविड जैसा क्राइसिस होता है, तब आपका पोर्टफोलियो वर्स के सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करेगा. स्ट्रेस टेस्टिंग ऑन द पोर्टफोलियो विद बोथ करंट एंड द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स. ओके, प्रेजेंट सिलेक्टेड डेटा. तो यहाँ पे सिलेक्टेड डेटा है, लिक्विड कैटेगरी, हाईली लिक्विड, सेमी लिक्विड, इलिक्विड, करंट पोर्टफोलियो नॉर्मल, करंट पोर्टफोलियो स्ट्रेस, करंट पोर्टफोलियो नॉर्मल, करंट पोर्टफोलियो स्ट्रेस. तो अगर आप देखोगे जो आपका करंट प्रोफाइल, करंट पोर्टफोलियो वर्सेस प्रपोज्ड पोर्टफोलियो है, अंडर द नॉर्मल सिनेरियो हाईली लिक्विड 42% वेट है, एंड नॉर्मल में कितना हो जाता है उसका 37. सेमी लिक्विड 31 है और 31 रह गया, इन लिक्विड 27 से 32 हो गया. तो इफ यू सी करंट पोर्टफोलियो नॉर्मल सिनेरियो के अंदर में जो आपका हाईली लिक्विड है 42 से प्रपोज्ड एलोकेशन में कम हो गया. ऑब्वियसली आप इलिक्विड में लेके जा रहे हो -5, और यहाँ पे 27 से 32 +5. स्ट्रेस सिनेरियो में पहले सेमी लिक्विड देख लें, इट इज सेम 28 से 28 ही है. वेयर एज हाईली लिक्विड में 38 से 33 हो गया, 5% का डिक्लाइन, एंड इन लिक्विड में 34 से 39, 5% का इंक्रीज. क्या लिखा है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द इंडोमेंट स्पेंडिंग पॉलिसी टू ब्रॉडकास्ट एक्सप्रेस कंसर्न. सर व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द स्पेंडिंग पॉलिसी टू ब्रॉडकास्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न. तो सर उसका स्पेंडिंग पॉलिसी क्या होगा. देखो स्पेंडिंग पॉलिसी इज डिपेंडेंट ऑन दिस, and obviously it acts as what, counter cyclical. It acts as what, counter cyclical. Discuss the actions that grids should take to elevate broadcast concern. Alleviate मतलब क्या होता है, alleviate कि सर उसका जो कंसर्न है अबाउट द लिक्विडिटी को लेके कि सर इलिक्विड में लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी प्रोफाइल एंड ऑल चेंज, बोलो उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं. आप एक काम करो ना, पहला चीज आप ये जो लिक्विडिटी प्रोफाइल है ना उसको रेगुलरली चेक करो, लिक्विडिटी प्रोफाइल को रेगुलरली चेक करो. सेकंड, स्ट्रेस टेस्ट करो. स्ट्रेस टेस्ट करो कि सर वर्स्ट के सिनेरियो में हाउ द पोर्टफोलियो विल परफॉर्म. तो दो तरीके से आप जो उसका कंसर्न है ना विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इलिक्विडिटी, उसको कम कर सकते हो. मिटिगेट तो करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इलिक्विड एसेट क्लासेस. तो पहला, यू शुड रेगुलरली डू दी पोर्टफोलियो का असेसमेंट, पोर्टफोलियो प्रोफाइलिंग चेक करो. सेकंड इज परफॉर्म दी स्ट्रेस टेस्टिंग ऑन दी पोर्टफोलियो कि वर्स्ट केस में हाउ द पोर्टफोलियो विल परफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. तो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू 8-9. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. 10 11 12 इंडिपेंडेंट है. 10 11 12 इंडिपेंडेंट है. ओके, डिक्सन सीएफए अ पोर्टफोलियो मैनेजर विथ लैंगॉन एडवाइजर हैज कंप्लीटेड आरएफ. ये तो अभी किए अपने, वो गिब्स वाला, हाँ रिपीट कर दिया यहाँ पे. हाँ ये रहा, रिपीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूरा रिपीट हो गया ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, स्किप कर रहा हूं मैं प्लीज. क्वेश्चन नंबर 11. Staples is a consultant with the Leeds Ford organization. Is a consultant. Leeds Ford, a boutique investment consulting firm serving large endowment and private foundation. So he is a consultant with the consulting firm, and सर जो consulting firm है वो किसको serve करती है, endowments को and foundations को. Leeds Ford consults on tactical asset allocation program development and implementation and ongoing TAA idea generation. So basically they discuss on the TA and they actually implement. So they might be a portfolio management firm. Staples has just completed his quarterly client review of the Narnia Foundation based on the foundation's current asset allocation and leads updated fair value models. बोला कि सर ये अभी जस्ट अपना क्लाइंट का रिव्यू कंप्लीट किया जो कि कौन है, फाउंडेशन है, एंड करंट एसेट एलोकेशन वगैरह चेक कर रहा है एंड बेस्ड ऑन द लीड्स का अपडेटेड फेयर वैल्यू मॉडल्स. Staples believes an exploitable TAA opportunity exists in US large cap growth stocks. बोले सर जो US cap जो large cap growth stocks है उसके अंदर में there is a TAA opportunity. He recommends a 2% overweight position to the US equity policy allocation through either an unlevered ETF
और टोटल रिटर्न स्वैप एक्सपोजर टू द रसल 100 ग्रोथ इंडेक्स। परफेक्ट। बोला है कि सर आप जो ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की हो लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर में, आप दो तरीके से ओवरवेट कर सकते हो। कैसे? सर एक कैश मार्केट थ्रू, एक डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू। कैश मार्केट मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ईटीएफ। कैश मार्केट यहाँ पे क्या हो गया? ईटीएफ। डेरिवेटिव मार्केट में अपने वहां पे डिस्कस किए थे फ्यूचर्स, यहाँ पे क्या आ गया? टोटल रिटर्न स्वैप। टोटल रिटर्न स्वैप में क्या होता है कि सर जो टोटल रिटर्न रिसीवर है उसको इंडेक्स का, इंडेक्स से सर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है वो मिलता है, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन मिलता है। और आप पे क्या करते हो टोटल रिटर्न के अंदर में? यू पे अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट, अगेन पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। टोटल रिटर्न स्वैप में सर दो पार्टी, एक है रिटर्न पेयर, एक है रिटर्न रिसीवर। तो सर रिटर्न रिसीवर नाम देखो ना इसका, टोटल रिटर्न कि सर इंडेक्स से मेरे को क्या मिल रहा है? सर इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है, मान लो स्टॉक, स्टॉक से मेरे को क्या मिल रहा है? सर डिविडेंड मिल रहा है प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो आप रिसीव कर रहे हो, और आप फिक्स्ड या फ्लोटिंग पे कर रहे हो। इज इट फाइन? परफेक्ट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मैं डायरेक्टली स्टॉक बाई कर सकता हूँ, सर मेरे को स्टॉक नहीं बाई करना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक मेरे को बाई नहीं करना है, बट मेरे को उसका डिविडेंड लेना है, प्लस अगर अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो रहा है तो सर उस पे एक्सपोजर लेना है। तो कैसे ले सकते हैं? सर आई विल बिकम टोटल रिटर्न रिसीवर। सर जो टोटल रिटर्न पेयर है ना, उसके पास वो स्टॉक है, वो स्टॉक का रिटर्न आपको देगा, आप उसके बदले उसको फिक्स्ड या फ्लोटिंग दोगे। इज इट फाइन? और टोटल रिटर्न स्वैप एक्सपोजर टू दी रसल 1000 ग्रोथ इंडेक्स। ओके, तो बोला कि क्या तो आप ईटीएफ बाई कर लो इंडेक्स का, या टोटल रिटर्न स्वैप इंटर कर लो जहां पे आपको इंडेक्स का टोटल रिटर्न मिलेगा और आप फिक्स्ड या फ्लोटिंग पे करोगे। कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ द ईटीएफ एंड टोटल रिटर्न स्वैप। बोला सर कौन सा कितना ज्यादा एफिशिएंट है? ईटीएफ वर्सेस टोटल रिटर्न, मतलब ये वापस से कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा आई वुड नॉट से नया चीज है, बट दिमाग में रखने का चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। TAA implementation alternatives from the perspective of capital commitment, liquidity and tracking error. Perfect. बोला कि सर आपको ये जो कंपेयर करना है ETF वर्सेस टोटल रिटर्न, तीन फीचर्स, तीन बेस को लेके करना है। एक कैपिटल कमिटमेंट, लिक्विडिटी एंड ट्रैकिंग एरर। सबसे पहला सर कैपिटल कमिटमेंट किस में ज्यादा लगेगा? कैपिटल कमिटमेंट किस में ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली ईटीएफ के अंदर में, जहां पे यू विल बाई, मतलब आपका पूरा का पूरा पैसा जाएगा ईटीएफ को बाई करने में, टोटल रिटर्न स्वैप में थोड़ी जाएगा। वहां पे तो सिर्फ आप एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ दी नोशनल प्रिंसिपल पे कर रहे हो। तो सर कैपिटल कमिटमेंट में, कैपिटल कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? TRS, टोटल रिटर्न स्वैप। टोटल रिटर्न स्वैप तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कैपिटल कमिटमेंट इन ETF, there will be there will be the outflow in the ETF will be higher as compared to total return swap. Hence, total return swap from the capital commitment point of view is more efficient. It's very easy. Next, liquidity. सर liquidity point of view से कौन सा सबसे ज्यादा efficient है? सर ETF तो listed होता है, जो टोटल रिटर्न स्वैप है वो OTC होता है, ओवर द काउंटर। तो सर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सबसे ज्यादा लिक्विड है? ईटीएफ। तो ईटीएफ्स आर मोर लिक्विड बिकॉज इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड एज कंपेयर टू टोटल रिटर्न स्वैप विच इज ओटीसी। प्लीज डोंट माइंड, मैं लिखा नहीं रहा हूं, और लिखवाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अपना लेवल 3 कंप्लीट हो रहा है, अगर अभी भी लिखवाऊंगा तो तुम क्या कर रहा है फिर? और ये सब लेवल 1 का स्टफ्स है। इज इट फाइन? तो ये तो आपके लैंग्वेज में आ जाना चाहिए, आप एक बार पहले सोचो उसके बाद लिखो। नेक्स्ट, ट्रैकिंग एरर। सर ट्रैकिंग एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा? सबसे पहला, एक बार टोटल रिटर्न स्वैप का बात कर लेते हैं। सर जो टोटल रिटर्न पेयर है ना, वो से कोई इंडेक्स पे पोजीशन लिया हुआ है, तो सर उस इंडेक्स पे जो रिटर्न आएगा वो मेरे को पास ऑन कर देगा, वो मेरे को डायरेक्टली पास ऑन कर देगा। इज इट फाइन? तो क्या सर कोई ट्रैकिंग एरर होगा, कोई डिफरेंस होगा? नो सर, जो रिटर्न आ रहा है सिंपली वो मेरे को पास ऑन कर देगा। ऑब्वियसली फीस विल बी चार्ज, जो कि थोड़ा बहुत अमाउंट होगा। वेयर एज ईटीएफ के अंदर में देयर विल बी कैश ड्रैग। कैश ड्रैग याद है ना, कि सर पूरा का पूरा बेंचमार्क को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। अरे ट्रैकिंग एरर मतलब क्या हुआ कि सर आप बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर रहे हो कि नहीं, नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ट्रैकिंग एरर विल बी हाई। तो क्या सर अपने पूरा बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर पाएंगे? नो, क्योंकि सर हो सकता है ईटीएफ जो है और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, सर फीस चार्ज कर रहा है। बेंचमार्क में तो देयर इज नो फीस, ईटीएफ के अंदर में देयर विल बी फीस। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश ड्रैग विल बी देयर, कि सर ईटीएफ के अंदर में दी पोर्टफोलियो मैनेजर विल कीप से 2% और 3% फॉर द अनसर्टेन इवेंट, कि सर हो सकता है जो इन्वेस्टर्स है वो लोग आके पैसा मांगना स्टार्ट कर दे, तो दे वांट 2-3% कैश के फॉर्म में रखे, जिसपे सर हो सकता है कोई रिटर्न अपने जनरेट ना करे, और करे भी तो बहुत कमती सा रिटर्न जनरेट करे। इज इट फाइन? कि सर बेंचमार्क का रिटर्न से 10% है, मेरा रिटर्न 8% है। क्यों? सो क्योंकि मेरा जो कैश है ना, जो कि अनइन्वेस्टेड है, उस पे तो आई हैव नॉट एबल टू जनरेट रिटर्न। तो कैश ड्रैग के वजह से द ट्रैकिंग एरर ऑफ द ईटीएफ विल बी हाई। तो सर ईटीएफ का जो ट्रैकिंग एरर होगा वो हाई होगा। क्या क्या रीजन है? पहला डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा फीस, तीसरा कैश ड्रैग। पहला डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा फीस, तीसरा कैश ड्रैग।
तो सर ट्रैकिंग एरर किसका लोअर होगा? टोटल रिटर्न स्वैप। हेंस फ्रॉम द ट्रैकिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू, टीआरएस टोटल रिटर्न स्वैप विल बी हाईली एफिशिएंट। आगे बढ़ रहा हूँ, आपको यही लिखना है बस। ये मत पूछना सर कैसे लिखना है, यही लिखना है आपको सर। ईटीएफ के अंदर में कैश ट्रैक, फीस, डाइवर्सिफिकेशन, हेंस ट्रैकिंग एरर हाई। सेकंड, सर टोटल रिटर्न स्वैप में द ट्रैकिंग एरर विल बी व्हाट? Hence TRS or the tracking error, sorry, hence total return swap will be highly efficient in case of tracking error. बस that's it। अरे आपको कैश ट्रैक समझाना नहीं है वहां पे, माइंड इट। हाँ, ऑब्वियसली अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, मतलब मार्क्स ज्यादा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि कैश ट्रैक आप एक डैश करके लिख सकते हो से 2% विल बी, ETF manager will keep 2% in the cash reserves, hence they will not be able to generate return as compared to benchmark on this uninvested asset। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेमोंट फैमिली फाउंडेशन फॉलोज अ सिस्टमैटिक क्वार्टरली रीबैलेंसिंग पॉलिसी। तो देखो, रीबैलेंसिंग पॉलिसी अगर आपको याद होगा, सिस्टमैटिक, कैलेंडर बेस्ड, कैलेंडर बेस्ड याद है? कैलेंडर बेस्ड एसेट एलोकेशन में बात करते थे कि सर से मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली के हिसाब से होगा। बहुत स्टूपिड है वो, क्योंकि सर इन बिटवीन क्वार्टर अगर मान लीजिए जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ब्रेक करके चला गया, तो सर वो तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया। एंड अपना तो फिक्स है कि अपने मंथ के एंड पे या सेमी एनुअल बेसिस पे ही करेंगे। तो यहाँ पे बोला है इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक क्वार्टरली रीबैलेंसिंग पॉलिसी, पॉलिसी बेस्ड ऑन रीबैलेंसिंग कॉरिडोर फॉर ईच एसेट क्लास। आई होप कॉरिडोर वर्ड इज फाइन। कि सर कितना बैंड अलाउड है, 10% प्लस माइनस 5, नीचे 5 ऊपर 15। In the latest quarter, a significant sell-off in US public equities resulted in unusually large 1.2% underweight position relative to the applicable lower corridor boundary। बोला कि सर मान लीजिए अगर आपका इक्विटी का टारगेट था 10% एसए और 5% ऊपर नीचे अलाउड है, मतलब सर लोअर बाउंड कितना हो गया 5, बोला उससे 1.2% नीचे चला गया। इज इट फाइन? दिस इज ओनली पॉलिसी एक्सेप्शन रिक्वायरिंग रीबैलेंसिंग अटेंशन। बोला सर रीबैलेंसिंग का इसमें जरूरत है, बाकी और कोई में नहीं हुआ है, खाली इसी के अंदर में हुआ है। द फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट टीम व्यूज द सेल ऑफ एज अ टेम्पररी and remains pleased with the performance of all external manager including that of its US public equity manager। बोला है कि सर ये जो सेल ऑफ हुआ है ना, ये टेम्पररी है। तो सर अपने जब रीबैलेंस करेंगे, देखो दो ऑप्शन से आप दो तरीके से रीबैलेंस कर सकते हो। सर ये जो 1.2% कम हुआ है पब्लिक इक्विटी का, मैं डायरेक्टली पब्लिक इक्विटी बाई कर लूं या ईटीएफ बाई कर लूं, पूरा पैसा जाएगा। बट रीबैलेंस जब मैं कर रहा हूँ 1.2% जब मैं बाई कर रहा हूँ, तो सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मेरा मेरा व्यू है कि दिस विल बी परमानेंट, तो सर ऑब्वियसली मैं ईटीएफ या पब्लिक इक्विटी डायरेक्टली बाई करूंगा। बट ये जो सेल ऑफ हुआ है ना, ये जो अंडरवेट हुआ है, ये टेम्पररी है। तो सर मैं रीबैलेंस डेरिवेटिव से करूंगा। क्यों? क्योंकि सर डेरिवेटिव के अंदर में कम पैसा लगता है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, प्लस लिक्विडिटी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कैश मार्केट, एज कंपेयर टू कैश मार्केट। अगर परमानेंट है, परमानेंट रीबैलेंस करना है तो सर कैश मार्केट से करेंगे, और टेम्परेरी करना है तो क्या? डेरिवेटिव से। However, the sale off has increased the significance of liquidity and flexibility for the team। Yes, बोला सर उसके वजह से liquidity increase हो गया and flexibility increase हो गया कि सर वो लोग कैसे position ले सकते हैं। As a result, the team now considers whether to rebalance through the cash market or the derivative markets। तो since it's a temporary, तो सर कैसे करना चाहिए? Derivative markets के थ्रू। Determine the most appropriate rebalancing choice for the foundation investment team। Justify your response। बताओ कैश मार्केट करे या डेरिवेटिव? सर आंसर लिखोगे आप, the rebalancing should be done through the derivative markets। justify करना है, justify। reason dash, first, derivatives are more liquid as compared to cash market। second, the capital requirement is low, the capital requirement is low। third, it has more flexibility, it has more flexibility and highly liquid as compared to cash market। but problem क्या हो सकता है कि सर if you are टेकिंग डेरिवेटिव के अंदर में, इफ यू आर टेकिंग से फ्यूचर्स, फ्यूचर्स लेते हो तो देयर विल बी मार्क टू मार्केट, देयर विल बी मार्क टू मार्केट। तो सर वो चीज को आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप स्वैप से करते हो स्वैप, तो सर स्वैप इज अ ओटीसी, तो देयर विल बी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, देयर विल बी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। इज इट फाइन? इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। परफेक्ट, चलिए दैट्स इट। तो ये जो केस स्टडी वाला टॉपिक था अपना, अपने क्या अप्रोच फॉलो किए कि सबसे पहले अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए, और अगर आप देखे होगे यहाँ पे 99% आपको चीज पता था। एक नया चीज आपको क्या मिला फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में? वोलेटिलिटी वाला। बाकी ये जो कैश और डेरिवेटिव का है, अपने को पता तो है ही।
ऐसा थोड़ी है कि आपको नया चीज बताया हूँ, बट ऑब्वियसली रिवाइज हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो ये वाला जो टॉपिक है उसमें अपना एक्टिवली तो कंप्लीट हो गया, बट एक पैसिव डिस्कशन भी बाकी है, उसको अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद ये वाला जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट। चलिए, दैट्स इट गाइस, टेक केयर।